बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर पार्शियली फील्ड डी एफ सब शेल हो, यानी कि जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी या एफ सब शेल में आए, उन्हें उन एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन का दूसरा मतलब ये भी है इन बिटवीन। इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में मौजूद होते हैं। सिर्फ इसीलिए नहीं कि ये इनके दरमियान में होते हैं, बल्कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एस और पी ब्लॉक इन दोनों के दरमियान में होती हैं, इसलिए इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर हम लोगों ने डिस्कस करना है तो यहाँ पे मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पे सीरीज़ है, यानी कि जैसे ये 3B से स्टार्ट हो रहा है, 3B 4B 5B 6B 7B, ये जो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ना, और इसके अंदर जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे 3 सीरीज़ यहाँ पे आप लोगों को दिखाई गई हैं, यानी कि जो स्कैंडियम SC, यहाँ से ये पहली सीरीज़ स्टार्ट होती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये एक ट्रांजिशन सीरीज़ है। नीचे दूसरी ट्रांजिशन सीरीज़ जो यट्रियम से स्टार्ट होती है वाई से, और नीचे लैंथानाइट सीरीज़ है जो कि LA से स्टार्ट होती है। 3 ट्रांजिशन सीरीज़ हैं यहाँ पे। तो इन तीनों ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर सबसे हम लोग सिर्फ पहली सीरीज़ पढ़ेंगे जो कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और जिंक तक है। पहली हम लोग पढ़ेंगे और इनको हम लोग याद भी करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा बात यह है कि इनकी हम लोग ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे। सबसे पहली बात, स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 21 है, टाइटेनियम का 22 है, फिर 23, इनका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज़ हो रहा है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी तो सबके साथ आर्गोन लिखेंगे जो कि 18 इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करते हैं। इसके साथ फिर हम लोग 3D और 4s, इनके तमाम 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 3D में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता जाएगा। इसी तरह अगर दूसरी ट्रांजिशन सीरीज़ यट्रियम और इनकी अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है तो इनके साथ क्रोमियम लिखेंगे, और इनके भी एस के अंदर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे और डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करते जाएंगे। बट यहाँ पे 5s आएगा, जबकि यहाँ पे जो पीछे है वो 4s आया था। इसी तरह उसके अगर लैंथानाइड वाले के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो जीनॉन लिखेंगे और इसमें हम 5D लिखेंगे और 6s। और आपको पता है जब 5D और 6s आ जाता है तो उसके साथ ही फिर 4f भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फिर इसके साथ 4f है। 4f में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होंगे 14 और s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि d में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता जाएगा। पहली जो ट्रांजिशन सीरीज़ है इसको याद करना है हम लोगों ने, और इसको याद करने की एक ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी हुई है फर्स्ट सीरीज़ को याद करने की। साइंस टीचर वेरी क्रेज़ी, मांगे फ़ीस, कोर्स नहीं कंप्लीट ज़रा सा भी। यानी कि साइंस से मैंने स्कैंडियम लिया, TI को टीचर, वनेडियम को वेरी, और फिर क्रोमियम को क्रेज़ी, फिर आगे मांगे फ़ीस, कोर्स नहीं कंप्लीट ज़रा सा भी। इस सीरीज़ को हम लोगों ने याद रखना है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पे 4s, तमाम के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 3D के अंदर पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पहले हम एक इलेक्ट्रॉन रखते जाएंगे हर ऑर्बिटल के अंदर। फिर ये ज़ाहिर बात है जब ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर ये पेयर होते जाएंगे, फिर मज़ीद पेयर होते जाएंगे और जिंक तक जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्रोमियम और जो कॉपर है, यानी कि Cr जो कि चौथा एलिमेंट है, और Cu कॉपर जो कि सेकंड लास्ट एलिमेंट है, इनके अंदर आप लोग देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके डी के अंदर आ गया। ये क्यों आया? ये क्वेश्चन भी है, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये इसलिए आया क्योंकि जो डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड होता है या पार्शली फील्ड होता है वो स्टेबल होते हैं। अब क्रोमियम जो Cr है इसके वैलेंस शेल के डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जबकि S के अंदर 2 हैं। अब अगर डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके 3D में चला जाएगा, जिस वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह कॉपर के वैलेंस शेल में डी में 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं, S में 2।
तो एस में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में आ जाता है और वो भी स्टेबल हो जाता है। सो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्रोमियम और कॉपर दोनों ही इनके जो 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करके डी के अंदर आ जाता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है, ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। टिपिकल बोलते हैं आम को, नॉन टिपिकल जो आम नहीं होते। अब नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होंगे जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो दूसरे एलिमेंट जैसी नहीं होगी। अब बात ये है कि जो 2b है, 2b यानी कि जो इसका लास्ट वाला जो एलिमेंट है जिसे हम लोग जिंक, कैडमियम और मरकरी कहते हैं, इनके वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट होते हैं। इनका जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शियली फील्ड नहीं होता, इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसी नहीं होती 2b की। इसी तरह जो 3b होता है जिसके अंदर स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथानाइड आता है, इनके डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या करता है, तीनों ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके ट्राई पॉजिटिव आयन की फॉर्म में रहता है। यानी कि जो 3b है इनके वैले डी में इलेक्ट्रॉन रहते ही नहीं, जबकि जो 2b है इनका वैलेंस शेल के अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फील्ड होता है। इसलिए इन दोनों जो ये ग्रुप हैं 2b और 3b, इनकी प्रॉपर्टी दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट जैसी नहीं होती, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल है या तो कम्प्लीटली फील्ड है या बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, और दूसरी बात यह है इनकी प्रॉपर्टी जो है दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसी भी नहीं है। जबकि बाकी जितने भी ग्रुप हैं उन सब को आप लोग टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। सो टिपिकल बोलते हैं अब फर्स्ट बी से लेके हम लोग जाएंगे 2b, 3b, 4 और 8b तक, सारे ही टिपिकल हैं। सिर्फ दो ग्रुप 2b और 3b ये नॉन टिपिकल हैं। और क्यों हैं, दो ही रीज़न है। पहली रीज़न ये है कि 2b जो है वो कम्प्लीटली फील्ड है उनका डी ऑर्बिटल, और 3b के डी में एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता। और दूसरी रीज़न इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट जैसी नहीं होती। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 2b जो है ये एम्प्टी होता है इसका डी सब शेल, और जो 2b सॉरी है ये कम्प्लीटली डी और सब शेल होता है इनका, और जो 3b है इनका एम्प्टी होता है डी सब शेल। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब प्रॉपर्टी जो हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी है, इसलिए इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये सारे ही मेटल्स हैं और सारे ही इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि एग्जांपल दी टाइटेनियम, आयरन, क्रोमियम, निकल की। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये सारे ही हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग मेटल है। ज़ाहिर बात है हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये अलाइ फार्मेशन बनाते हैं, यानी कि जब ये दो सॉलिड आपस में मिलते हैं तो अलाइ बनाते हैं। ये अलाइ फार्मेशन इसी चैप्टर में हम आगे जाके इसको अच्छी तरह डिस्कस भी करेंगे। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनके जो वैलेंस शेल है इनके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है, यानी कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करवा सकते हैं, 2b, 3, 4, 5, 6, 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवा सकते हैं। 5 और लास्ट वन प्रॉपर्टी ये है कि ये कलर होते हैं, इनके जो कंपाउंड होते हैं वो चाहे सॉलिड स्टेट में हो चाहे सोल्यूशन स्टेट में हो, इन दोनों में से एक शक्ल में ये कलर फॉर्म में होते हैं। ये 5 प्रॉपर्टी जो हैं ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी सारी जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के रिलेटेड हैं, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। सबसे पहली बात बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी से क्या मुराद है, फोर्सेस विद विच मैटर्स आर हेल्ड टुगेदर इन लैटिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि जितने मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, जितने मेटालिक बॉन्ड कम होंगे उतनी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। हम लोगों ने अभी एक ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर पढ़ा है कि इनके डी जो सब शेल है उनमें आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते जाते हैं, पहले एक होता है फिर 2, 3। ज़ाहिर बात है जब डी के अंदर पार्शली फील्ड, यानी कि पहले डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर 2, 3, 4, 5, जब 6 होंगे तो वो पेयर होते जाएंगे, जब पेयर होंगे तो उनके बॉन्ड्स कम होते जाएंगे। जब डी के अंदर जब एक होगा इलेक्ट्रॉन तो वो एक बॉन्ड बनाएगा, जब 2 होंगे तो 2, जब 3 होंगे 3, जब 4 होंगे 4, जब 5 होंगे तो 5, जब 6 होंगे तो 6 बॉन्ड नहीं बनाएगा,
क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर हो जाएंगे, फिर 4 बॉन्ड बनेंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1। यानी कि ऐसा ऐसा नंबर ऑफ बॉन्ड्स पहले इंक्रीज़ होते हैं फिर डिक्रीज़ होते हैं। इसी तरह इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी यहाँ पे ग्राफ के अंदर भी दिखाई गई है। पहले बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ होगी, फिर इनकी बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज़ होगी, और वनेडियम की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी बिल्कुल बाइंडिंग एनर्जी जैसा है। जैसे जैसे इनके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज़ होंगे, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा। सो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज़ होंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा, और फिर क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। इसके बाद कोवलेंट रेडिया और आयनिक रेडिया। ये इसका कोवलेंट रेडिया ये है, यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले इनका कोवलेंट रेडिया जो है वो डिक्रीज़ होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, और फिर इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि निकल, कॉपर और जिंक, इनका इंक्रीज़ हो जाता है। और इनका इंक्रीज़ क्यों होता है, ड्यू टू पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डी सब शेल में आ जाते हैं। वो जो 4s के इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं करते, जिस वजह से उनका जो एटॉमिक साइज़ है, कोवलेंट रेडिया है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इनका आयनिक रेडिया का कोई ख़ास ट्रेंड नहीं है। इसके बाद पैरामैग्नेटिज्म। दो चीज़ें, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरे डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होते हैं। जो जिनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वीकली अट्रैक्ट करता है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जिनको वीकली रिपेल करता है वो डायमैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक सिंपली जो है वो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। जितने नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उतना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उसका ज़्यादा होगा। क्योंकि पैरामैग्नेटिक जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट के रिलेटेड है। क्योंकि अगर किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगा तो इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी जो है वो ज़्यादा होगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका वो स्पिन करेगा और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। अगर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, पेयर, तो उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। सो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ चुके हैं कि पहले इनके डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, आहिस्ता आहिस्ता पेयर इलेक्ट्रॉन होते जाते हैं। सो इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पहले इंक्रीज़ होता जाएगा मैंगनीज तक, और फिर इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर होते जाएंगे। सो इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो इंक्रीज़ होगा, फिर क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन डायमैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है पेयर इलेक्ट्रॉन पे। जितने पेयर इलेक्ट्रॉन के उतना डायमैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा होगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये जो स्कैंडियम है, अब हर एक जो एलिमेंट है वो 2 तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवा सकता है। क्यों करवा सकता है, क्योंकि इनके जो एस सब शेल उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, तो सभी 2-2 जो हैं वो ऑक्सीजन स्टेट शो करवा सकते हैं। लेकिन इनके साथ जैसे जैसे इनके अंदर डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करवा सकता है। अब स्कैंडियम के डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, एस के अंदर 2, तो टोटल 3 है, तो ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करवा सकता है, 3 भी, टाइटेनियम 2 भी, 3 भी, 4 भी। यानी कि जैसे जैसे डी के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज होती जाएगी, मैंगनीज तक इंक्रीज होगी। मैंगनीज सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवाता है 1 से लेकर 7 तक, और फिर इनकी ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज़ होती जाएगी। क्यों, क्योंकि फिर जो है पेयर इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इनकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती जाएगी। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होते जाएंगे तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।